अंतरिक्ष से देखने पर हमारा आशियाना ये पृथ्वी किसी नीलमणि की तरह चमकती है। इसका ये अनूठा रंग पृथ्वी पर मौजूद पानी की काफी ज्यादा मात्रा के कारण है। पृथ्वी की 3/4 सतह इस कीमती संसाधन से ढकी हुई है। पानी की गैर मौजूदगी में इस ग्रह पर जीवन बचेगा ही नहीं। पृथ्वी पर मौजूद कुल पानी में से 97% भाग महासागरों में मौजूद है, लेकिन यह खारा है। कुल 3% जमीनी जल ही ताजा या लवण मुक्त है। इस 3% में से लगभग 2% पानी ध्रुवों पर हिम के रूप में जमा है। बाकी 1% में से आधा जमीन के नीचे है और बाकी आधा हमें बारिश, नदियों और झीलों की शक्ल में नजर आता है। यह आधा प्रतिशत जल ही पृथ्वी की एकमात्र जलापूर्ति है। ये न तो घटती है न बढ़ती है, ये तो बस रिसाइकल होती रहती है। ये पानी बारिश की शक्ल में आता है, वाष्पित होता है और फिर पानी के कणों के रूप में बारिश की तरह वापस धरती पर बरस जाता है। यह प्रकृति का अनोखा जलीय चक्र है। बस यही आधा प्रतिशत जल इस पूरे ग्रह को जीवित रखे हुए है। करोड़ों साल पहले जो पानी यहां मौजूद था, आज भी वही पानी हम इस्तेमाल करते हैं। पानी जीवन देने वाला प्रकृति का सबसे मूल्यवान संसाधन है। इसने महान सभ्यताओं का निर्माण किया है। पानी कृषि के लिए भी जरूरी है और हमारी रोजी रोटी के लिए भी। लेकिन जीवन देने वाला यह संसाधन दुर्लभ है। पानी की कमी की मुख्य वजह है इसका बेवजह और गलत इस्तेमाल। इसे विकास के नाम पर प्रदूषित और बर्बाद किया जाता है। स्थिति काफी नाजुक है और ये और गंभीर होती जा रही है। आज दुनिया की 40% आबादी पानी का गंभीर संकट झेल रही है। पिछले 50 साल में हमने दुनिया के ताजे पानी के आधे भंडार को बर्बाद कर दिया है। ऐसा सारी दुनिया में हो रहा है। आज भी 2 अरब लोगों को पानी मयस्सर नहीं है। हर साल गर्मियों के मौसम में भारत के काफी बड़े हिस्सों में सूखा पड़ता है। भारत में पानी के सबसे बड़े स्रोत हैं हिमालय के ग्लेशियर, जो लगातार सिकुड़ते जा रहे हैं। कई इलाकों में तो बड़ी बड़ी झीलें हमेशा के लिए सूख गई हैं। हमारी विशाल और अब भी बढ़ रही जनसंख्या देश के ताजे पानी के संसाधनों पर जबरदस्त दबाव डाल रही है। अंदाजे के मुताबिक 2020 तक भारत में पानी की मांग इसकी आपूर्ति के सभी स्रोतों से आगे निकल जाएगी और इसके नतीजे में हमें और कम पानी नसीब होगा। भारत को इसका ज्यादातर पानी मॉनसून के दौरान मिलता है, लेकिन मॉनसून नियमित नहीं है। किसी साल तो खूब बारिश होती है और किसी साल मॉनसून हमसे मुंह फेर लेता है। लेकिन मॉनसून के न आने के बावजूद इस कमी को पूरा करने के लिए पर्याप्त भूमिगत जल होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से यह सप्लाई भी घट गई है। खेती के कारण भारत के ज्यादातर हिस्सों में भूजल का स्तर खतरनाक ढंग से गिर गया है। हमारे देश की ज्यादातर जमीन की उर्वरा शक्ति घट चुकी है।
इस पर जब भूजल का अंधाधुंध इस्तेमाल किया जाता है तो बारिश में सालाना थोड़ी सी कमी भी गंभीर सूखे की वजह बन सकती है। भारत का लगभग 68% हिस्सा सूखे की आशंका वाला है। इसकी वजह से फसल को व्यापक नुकसान हो सकता है। हजारों मवेशियों की मौत हो सकती है। साथ ही बहुत से लोगों की जानें जा सकती हैं और उन्हें अपनी जगह छोड़नी पड़ सकती है। भारत में मवेशियों की काफी तादाद है और जब ये जानवर हद से ज्यादा चराई करते हैं तो उससे पूरे देश में ही जमीन को गंभीर क्षति पहुंचती है। वनों की कटाई से पानी का स्तर और भी नीचे चला गया है। जंगलों और वनस्पति का सफाया हो जाने के कारण पानी जमीन में बिल्कुल भी नहीं समा पाता और इन इलाकों में बरसने वाला पानी सीधा समुद्र में बह जाता है। इससे मिट्टी का भी भारी कटाव हो रहा है। हर साल लाखों टन उपजाऊ मिट्टी बर्बाद हो जाती है। इस मिट्टी की वजह से हमारी नदियों की गहराई घट रही है, जिससे बारिश के महीनों के दौरान इनमें बाढ़ आ जाती है। तो इस समस्या का हल क्या है? हमसे कहां गलती हुई? दरअसल हमारे लिए यह जरूरी है कि हम वर्षा और पानी के इस चक्र को समझें। इस तरह के वनों की वजह से ही वर्षा होती है और मौसम में तब्दीली आती है। ये स्पंज की भूमिका निभाते हुए पानी को सोखते हैं और उसे जमीन में बनाए रखते हैं। ये पानी जमीनी जल स्तर को बहाल कर देता है। जमीन में मौजूद पानी धीरे धीरे जलधाराओं में पहुंच जाता है और ऐसा बारिश खत्म होने के काफी बाद होता है। बहुत सी नदियों में सारा साल पानी रहता है क्योंकि भूजल उन्हें जीवंत बनाए रखता है। खेती की वजह से कृषि योग्य 65% पानी खत्म हो जाता है। अभी कुछ ही दशक पहले तक बहुत से गांवों में कई तालाब और पानी के भंडार थे। इन तालाबों से पानी की लगातार सप्लाई होती रहती थी, कुएं भर जाते थे और आसपास के जल स्रोत पानी से गुलजार रहते थे। यहां तक कि राजस्थान जैसे रेगिस्तान में भी वक्त की कसौटी पर खरी उतरी पानी को इकट्ठा करने की पारंपरिक प्रणालियां लोगों की जीवन रेखा थीं, लेकिन बदकिस्मती से अब ये मौजूद नहीं है। सरकार ने पाइप के जरिए पानी सप्लाई करना शुरू कर दिया है, जिसके कारण इन पारंपरिक तरीकों की अनदेखी हुई है। राजधानी दिल्ली से तो विशाल यमुना नदी होकर बहती है, फिर भी सरकार लोगों की पानी की मांग पूरी करने में नाकाम रही है। दिल्ली के कुछ इलाकों में पानी हर रोज कुछ ही घंटों के लिए आता है, जबकि कुछ इलाकों में तो ये आता ही नहीं है। पानी के बंटवारे के मामले में भी काफी भेदभाव है। होटलों को प्रतिदिन प्रति कमरे के हिसाब से 1500 लीटर पानी दिया जाता है, जबकि शहर के कुछ सबसे गरीब इलाकों में सिर्फ 10 लीटर पानी प्रतिदिन ही उपलब्ध है। जैसे जैसे दुनिया में ताजे पानी की प्रति व्यक्ति उपलब्धता कम होती जा रही है और इसकी मांग बढ़ रही है, झगड़ों का बढ़ना तय है। पानी को लेकर युद्ध होने की जो आशंकाएं जाहिर की जा रही थी, वो एक वास्तविकता बनती जा रही है। गर्मियों के दौरान सरकार हर किसी को पानी मुहैया कराने की जी तोड़ कोशिश करती है, लेकिन पानी की पर्याप्त मात्रा ही नहीं होती। पानी की कमी वाले इलाकों में टैंकर भेजने पड़ते हैं। भारत के देहाती इलाकों में भी हालात बेहतर नहीं है। पाइप के जरिए पानी को काफी दूर से बोरवेल से लाया जाता है, लेकिन इसकी मात्रा इतनी नाकाफी होती है कि भारी मांग पूरी नहीं हो पाती। टैंकरों द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले पानी को पाने के लिए महिलाओं को मीलों पैदल चलना पड़ता है। जब पानी के ये माध्यम भी सूख जाते हैं या खत्म हो जाते हैं, तो और कोई सहारा नहीं होता। लोगों को भूजल ज्यादा भरोसेमंद लगा। ये आसानी से जरूरत के समय उपलब्ध था
और पूरी तरह उनके नियंत्रण में था। भूजल को पृथ्वी का एक बेहद कीमती बचत खाता कहा जा सकता है। यह पानी लाखों साल के दौरान जमा हुआ है। यह पृथ्वी की खुशहाली के लिए जरूरी है और इंसान के लिए एक भरोसेमंद स्रोत है। देश में नलकूपों के जरिए होने वाली सिंचाई में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है और यहां लाखों बोरवेल खोदे गए हैं। इस कारण जो इलाके खेती के हिसाब से कभी उपजाऊ थे, वहां भूजल सूख गया है। दिल्ली के लगभग हर घर में पंप से भूजल निकाला जा रहा है। नतीजतन राजधानी के कुछ हिस्सों में पानी का स्तर हर साल करीब 33 फुट गिरता जा रहा है। अगर पानी का मौजूदा दर पर इस्तेमाल जारी रहा तो एक अंदाजे के मुताबिक सन 2015 तक दिल्ली में भूजल खत्म हो जाएगा। जल प्रदूषण भी इस सिलसिले में एक प्रमुख समस्या है। हमारे देश की सभी नदियां कस्बों और शहरों के नजदीक वाले हिस्सों में बुरी तरह प्रदूषित हैं। गंदा पानी, बिना ट्रीट किया हुआ सीवेज और औद्योगिक कचरा हमारी नदियों में दाखिल हो जाता है। यमुना नदी जिस जिस शहर या कस्बे से होकर बहती है, उसके प्रदूषक तत्वों को अपने भीतर समोती जाती है। हर साल करीब 10 लाख बच्चे डायरिया जनित और आंतों की बीमारी के कारण दम तोड़ देते हैं। हम जो पानी इस्तेमाल करते हैं, उसका ज्यादातर हिस्सा जंगलों से उत्पन्न नदियों और झीलों से हासिल होता है या फिर वनों से जमीन में पहुंचने वाले पानी से मिलता है। इस बात की फौरी जरूरत है कि हम अपने बाकी बचे वनों को बचाएं और जहां कहीं भी संभव हो और पेड़ लगाकर वनों को और सघन बनाएं। पानी की रिसाइकलिंग और वाटर हार्वेस्टिंग जैसे कदमों को फौरन अमल में लाने की जरूरत है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि औद्योगिक इस्तेमाल के लिए नदियों से जो भी पानी लिया जाए, उसे रिसाइकल करके शुद्ध किया जाए और तब उसे वापस नदियों में छोड़ा जाए। देश में जल संसाधनों के प्रबंधन, बंटवारे और योजनाकारी के लिए मूलभूत परिवर्तनों की फौरन जरूरत है। अब यही एक तरीका है जिसके जरिए हम भारत की नदियों की पवित्रता और इसके पर्यावरणीय संतुलन को बहाल कर सकते हैं। पानी को साफ और शुद्ध बनाने में हम सभी मदद कर सकते हैं। घरों में इस्तेमाल होने वाली कई चीजों में कई खतरनाक पदार्थ होते हैं। हम ऐसे खतरनाक घरेलू रसायनों को नालियों, सिंक और टॉयलेट में न बहाएं। यह सुनिश्चित करें कि आपके घर में पानी की लीकेज न हो। जब आप ब्रश कर रहे हों या दाढ़ी बना रहे हों तो नल को खुला न छोड़ें। बेवजह टॉयलेट में फ्लश न करें। फ्लश की टंकी में ईंट या कोई और ऐसी ही चीज रख दें ताकि हर बार के फ्लश के दौरान 2 लीटर पानी बचाया जा सके। कार को धोते समय बाल्टी से पानी लें, होस पाइप से नहीं। जिस पानी में सब्जियां और फल धोए गए हों, उसका इस्तेमाल पौधों में डालने या फर्श साफ करने के लिए किया जा सकता है। अपने ड्राइववे और चलने वाली जगह को पानी से धोने के बजाय वहां झाड़ू लगाएं और पानी को बचाएं। पानी की ये बचतें मामूली लग सकती हैं, लेकिन आपके द्वारा बचाई गई एक एक बूंद बेहद मायने रखती है। पानी बचाने का एक सबसे महत्वपूर्ण तरीका है बारिश के पानी की हार्वेस्टिंग। इसमें बारिश के पानी को इमारतों की छतों पर इकट्ठा किया जाता है और फिर बाद में इस्तेमाल करने के लिए जमीन के नीचे जमा कर लिया जाता है। भूजल के स्तर में गिरावट को रोकने के लिए बारिश के पानी की हार्वेस्टिंग बहुत ही जरूरी है। इसके अलावा कृषि क्षेत्र में भी पानी को बचाया जाना आवश्यक है। सिंचाई के दौरान भी काफी पानी बर्बाद होता है। ऐसे में करीब 50% पानी सीपेज या भाप बनकर उड़ जाने की वजह से नष्ट होता है। स्प्रिंकलर या ड्रिप सिंचाई प्रणाली जैसी कम पानी इस्तेमाल करने वाली विधियों का भविष्य में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। खेतों के किनारे पेड़ों और झाड़ियों को उगाया जाना चाहिए। इससे हवा की रफ्तार कम हो जाती है और मिट्टी का कटाव और पानी का भाप बनकर उड़ना भी कम हो जाता है। इससे बारिश का जोर भी कम हो जाता है और वर्षा जल मिट्टी के भीतर प्रवेश कर जाता है। पानी की कमी, सूखे और अकाल का सामना किया जा सकता है,
बस जरूरत है तो जमीन और पानी के बढ़िया प्रबंधन की। हमें प्रबंधन और इस्तेमाल ठीक से करना चाहिए। हम ही नदियों को प्रदूषित करते हैं और हमें ही इन्हें साफ रखना होगा, क्योंकि आखिरकार हमें ही ये पानी पीना है। हमारे इस ग्रह की सेहत को बहाल किए जाने की जरूरत है। प्रकृति बेहद लचीली होती है। अगर हम इसे मौका दें तो ये अपने जख्मों को अपने आप भर सकती है।